गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर तरीके से। एक बार कंफर्म कर दो प्लीज़, साउंड वगैरह ठीक है तो प्रॉपर तरीके से कंफर्म कर दीजिए जल्दी से एक बार। वॉल्यूम वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो गुड गुड गुड, आवाज़ आ रही है सबको, अच्छी बात है। सो कैसे हो आप सब? लास्ट क्लास तक का कोई डाउट है आपको? हमने अपना एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन कंप्लीट किया था, और मैंने एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में भी थोड़ा सा लिखवा दिया था और कुछ बातें बताई थी। एक बार पहले वो बातें मैं आपके साथ रिपीट करूंगा, डिस्कस करूंगा, और फिर आज उसके बारे में और आगे बढ़ते हुए हम अपने पास नेक्स्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अपने पास अगर कोई डाउट है आपको लास्ट क्लासेस का या कुछ भी तो मुझे बताइए। तो मैं एक बार आपके साथ लास्ट क्लास का डिस्कस कर लूं, डाउट आपके जैसे जैसे आएंगे उसको साथ साथ लेता रहूंगा। चलिएगा, तो आपके साथ एक बार जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा उसको डिस्कस कर लें पूरा एक बारी। तो लास्ट क्लास सबसे पहले आपको मैंने क्वेश्चन कराए थे और उसके बाद फिर मैंने आपको पार्शियल ओमिशन कराया था। पार्शियल ओमिशन के अंदर मैंने आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बताई कि पहले कोई ट्रांजैक्शन अगर होती है तो वो, उसके बाद उसको लेजर में पोस्ट नहीं किया इसलिए वो पार्शियल ओमिशन बन गई थी। उसका रेक्टिफिकेशन फर्स्ट स्टेज में कैसे करेंगे, जो आपने पोस्ट नहीं किया तो उसको एक स्टेटमेंट के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं, और उसके बाद अगर आप सेकंड स्टेज में हैं तो सेकंड स्टेज में रेक्टिफाई करने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है किसकी? सस्पेंस अकाउंट की। याद है सस्पेंस अकाउंट की हेल्प ले रहे थे आप? तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हमने ज़्यादा बात तो नहीं की थी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैंने आपको इसका बेसिक दे दिया था कि हाँ उसका बेसिक क्या हो सकता है। सस्पेंस अकाउंट के लिए डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैंने आपको पार्शियल ओमिशन दो तरह से करा दी थी, फर्स्ट स्टेज में है या सेकंड स्टेज में है। आपको याद है फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज क्या थी? फर्स्ट स्टेज वो थी जब आप जर्नल और लेजर पे हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, और सेकंड स्टेज क्या थी? ट्रायल बैलेंस बन चुका है बट फाइनल अकाउंट्स नहीं बने हैं। तो इन दैट केस आपके सामने वो स्टेजेस अवेलेबल थी। उसके अलावा जो मैंने आपको लिखवाया था वो था एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में, और आप देख सकते हैं हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में अब तक क्या क्या लिखा था। एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स वायलेशन ऑफ बेसिक फंडामेंटल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज एसेट को आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। उसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड किया। और उसके अलावा कैपिटल रिसीट रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट रिकॉर्डेड एज कैपिटल रिसीट। तो कुछ इस तरह की चीजें आपके सामने आई थी। फिर मैंने आपके साथ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को लेकर बात की थी। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में तीन तरह की होती हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। और मैंने गोइंग कंसर्न को लेकर पॉइंट पिक किया था आपके साथ कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमें सिखाती है बाइफरकेट करना, अलग अलग करना, किसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो आज हम यहाँ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं और उनमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका क्या बनता है? एक्सपेंस बनता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके लिए क्या बनता है? एसेट बनता है। अगर इक्वल टू और लेस देन 12 मंथ्स का बेनिफिट मिलेगा तो वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस की तरह है। और अगर मोर देन 12 मंथ्स का बेनिफिट मिलेगा तो फिर वो आपके लिए एक एसेट की फॉर्म ले लेगा। तो यहां पर बिजनेस स्टार्ट किया, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्लीकेबल है तो आप अपने एक्सपेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वाले को बोलते हो एक्सपेंस और लॉन्ग टर्म वाले को बोलते हो एसेट। और अगर आप 7 मंथ सीजनल बिजनेस कर रहे हो जिसमें गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी, तो जो भी आपने खर्चा किया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। इन दैट केस आप किसी भी तरह से कोई भी एसेट नहीं मान सकते। आई बात समझ में? तो बेसिकली आपके लिए जानना यह जरूरी है कि कौन सा खर्चा लॉन्ग टर्म है, कौन सा खर्चा शॉर्ट टर्म है। वही आपका मेन डिफरेंशिएशन आपको कराएगा कि आपके सामने क्या क्या चीजें होंगी।
ना। तो अब हम आज की क्लास जो स्टार्ट करेंगे, प्लीज यहां तक किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जो लास्ट क्लास तक हमने किया उस चीज को लेकर आपको कोई डाउट आए। देख लीजिए बेटा, कोई भी डाउट आपको मिलता है मुझे बताइएगा। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलो गुड, अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है अगर आपको। तो आज हम और आगे अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अर्चित, सस्पेंस अकाउंट का नेचर जब आप मुझसे पूछ रहे हो इस पॉइंट को, तो बहुत ध्यान से एक मेरी बात को सुनना। सस्पेंस अकाउंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेरी अकाउंट है जो आपकी किसी गलती की वजह से आया है, और जब वो गलती की वजह से आया है तो वो गलती किसी भी चीज की हो सकती है। जनरली आपके पास जो है बेसिकली वो 3 अकाउंट होते हैं, रियल नेचर, पर्सनल नेचर और नॉमिनल नेचर। रियल, पर्सनल और नॉमिनल, और इन तीनों अकाउंट में किसी भी तरह की गलती हो सकती है। तो जब यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या है, तो आपके लिए मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन ना पहले सीपीटी एग्जाम्स में आया करता था कि सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या है। अब मैं आपको बोलता हूं सस्पेंस अकाउंट का नेचर रियल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है और नॉमिनल भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों के तीनों आपके हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि एरर कौन सा है। अगर रियल का एरर है तो उसके अकॉर्डिंग, पर्सनल का एरर है तो उसके अकॉर्डिंग, नॉमिनल का एरर है तो उसके अकॉर्डिंग। तो रियल का अपना सस्पेंस अकाउंट का कोई एक नेचर नहीं है, उसके कोई भी नेचर हो सकता है। रियल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है और नॉमिनल भी हो सकता है। अक्रूवल अजम्पशन में बेटा कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूड होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पैसा बाद में आए वो चीज की नहीं बात करनी है। मतलब अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन की, मुझे पैसा मिल गया, ये ट्रांजैक्शन अकर हुई, रिसीव हुई, या पैसा भी रिसीव हुआ, बात खत्म। अच्छा, मैंने कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट में की, पैसा बाद में आएगा, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करना है। तो कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन अक्रूवल बेसिस। बताइए, और कोई डाउट है आपको इस चीज के रिगार्डिंग? आई होप यहां तक का सफर क्लियर है। तो मैं फिर अपने अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ता हूं। और कोई डाउट मेरे पास अभी नहीं आ रहा है फिलहाल। तो बेटा मेरा जो मेन पॉइंट है ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल को लेकर, वो अब आपको यहां से क्लियर होना शुरू होगा। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बेटा, एक्सपेंडिचर। लास्ट क्लास में भी एक डाउट आया था मेरे पास कि सर एक्सपेंस बढ़ा है या एक्सपेंडिचर बढ़ा है। आज उन सबके बारे में बात होगी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेंडिचर, और इसको अब 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो चैप्टर करा रहा हूं वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक आपका एक थ्योरेटिकल चैप्टर भी कंप्लीट कर जाएगा। तो मैं इसके ऊपर काफी अच्छी डिस्कशन करने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिचर को लेकर आपके पास मेजर पॉइंट कवर होने वाले हैं। तो बेटा एक्सपेंडिचर 3 तरह के हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक और है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जी हां, आई होप आप सबने इसका नाम सुना होगा। और अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में, तो मैं आपको आज इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। हाँ, मैं एक चीज बता दूं कि ये एक नाम शायद आपने अगर ये नहीं सुना है तो आपने ये जरूर सुना होगा, फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट के हेड के अंदर आता है
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल्दो मेरा इस चैप्टर के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई यूसेज नहीं है, लेकिन मेरा टॉपिक जो है पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर वाला उसको ये कवर करता है, तो मैं इसीलिए यहां पर इसके बारे में भी बात करूंगा। अब आप सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे साथ फर्स्ट पॉइंट के साथ, जब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये कुछ चीजें आपको समझनी होंगी कि पहली बात तो है क्या बेटा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, आपकी जेब से पैसा निकले मतलब कैश गया। दूसरा, आपकी जेब से पैसा नहीं निकला लेकिन फिर भी खर्चा हुआ, यानी कि लायबिलिटी इनकर्ड होगी। तो दो तरह से आपके खर्चे होते हैं। पहला, पैसे का जाना, आप जो खर्च कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं अपनी जेब से किसी चीज को पे करने के लिए। दूसरा, आपने पे नहीं किया है लेकिन लायबिलिटी बन चुकी है। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपने जब जो भी खर्चा किया है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, उस ट्रांजैक्शन के उस खर्चे का टाइम पीरियड क्या है, उस खर्चे का टाइम पीरियड क्या है, वो डिसाइड करता है कि खर्चा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। दूसरा, उसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, वो खर्चा आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है या अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन कर रहा है, ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है कि वो खर्चा आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इन चीजों के बारे में बताएगी। तो मैं यहां पर पहले इनके बारे में अब लिखूंगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे साथ साथ, तब आपके पूरे पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो बेटा मैंने डिवीजन डाल दिया बीच में। तो आप भी इसी तरह से अपने सामने स्लाइड पे नोट करेंगे। हाँ बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं इसको और थोड़ा सा इस तरह से लिखूं ताकि नोट्स वाइज आपके लिए अच्छे से बन जाए। बिकॉज रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग इन नेचर का मतलब बेटा बार बार इनकर्ड होता है, रेगुलर बेसिस पर इनकर्ड होता है। और ये वाला नॉन रेकरिंग इन नेचर, बार बार इनकर्ड नहीं होगा, कभी कभार इनकर्ड होगा, इस तरह की चीजें हैं। दूसरा, इट गिव्स बेनिफिट फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब बेटा दैट इज फॉर इक्वल टू और लेस देन 12 months। ये क्या करता है बेटा, ये आपको बेनिफिट देता है, इट गिव्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। लॉन्ग टर्म पीरियड का मतलब बेटा दैट इज फॉर मोर देन 12 months, 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए आपको बेनिफिट देगा। इक्वल टू और लेस देन किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और मोर देन 12 months किस में आता है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। थर्ड लिखेंगे बेटा, इट विल मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करेगा, और इट विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। एक मेंटेन कर रहा है और एक अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज एन एक्सपेंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंस बोलते हैं, और यहां पर इट इज ऑल्सो नोन एज एन एसेट। It will be debited. It will be
डेबिटेड टू, या तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होते हैं और या फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं. इट विल बी शोन अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट्स. अब नॉन करंट एसेट्स में बेटा फिक्स एसेट भी आ गए, टैंजिबल आ गए, इनटैंजिबल आ गए, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. इट विल बी शोन अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट इन बैलेंस शीट. और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की, आपने रेंट पे किया, आपने कमीशन पे की, इंटरेस्ट पे किया, उसके अलावा बेटा कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, उसके अलावा डेप्रीसिएशन है और एडवर्टीजमेंट है, और मैं कह सकता हूं अपने पास बैड डेट्स है, कैरेज है, वेजेस हैं, एटसेट्रा. एक सिंपल से एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ले लिए, जो एग्जाम्पल आपके सामने गिवन होता है. लेकिन जब मैं बात करता हूं मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें सिर्फ वो खर्चा आएगा जो एसिड खरीदने के लिए किया गया. मतलब कि आपने जो खर्चा किया वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा एसिड खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारा का सारा आपके लिए बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. मैं अभी आपको सारे एग्जांपल्स दूंगा इसके बारे में, लेकिन अभी पहले सिर्फ लिखवा रहा हूं थोड़ा बोल बोलकर, ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए, ताकि आप बाद में पढ़ें तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए. तो बेटा इसमें क्या क्या आ सकता है? इसके अंदर टैंजिबल एसेट्स. अब देखो मैंने टैंजिबल वर्ड बोल दिया, इसका मतलब मैंने हर उस एसेट की बात कर ली जो कि आपके लिए एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है. मशीनरी, प्लांट, उसके अलावा बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स, मोबाइल फोन्स, ये सब चीजें क्या हैं? आपके लिए टैंजिबल एसेट्स हैं. और इसी के अंदर आप कवर कर सकते हो अपने इनटैंजिबल एसेट्स को भी. तो इनटैंजिबल एसेट्स को खरीदने में या फिर डेवलप करने में जो भी खर्चा होगा वो भी आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है. तो आपके लिए कोई भी एसेट बनना जो बैलेंस शीट में शो होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो आपके सामने जब मैं बोल रहा हूं कि ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों के अंदर मैंने डिवाइड किया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पर जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा का सारा आपको डिवीजन करनी है. शॉर्ट टर्म है तो रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो अब मैं एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करूंगा. आपके सामने मैंने पहले क्या लिखा है? रेकरिंग इन नेचर. बेटा डाउट जो भी होगा मैं एंड में लूंगा, एक बार टॉपिक समझा दूं उसके बाद डिस्कस करूंगा डाउट का आपसे. पहले एक बार मैं पूरा कर लूं. चलिए, तो बेटा सबसे पहले पॉइंट मैंने लिखा है रेकरिंग इन नेचर. बेटा आप एम्प्लॉयज को रेगुलर बेसिस पर सैलरी पे करते हो, रेंट पे करते हो लैंडलॉर्ड को, तो ये सारे खर्चे क्या हैं? जो रेकरिंग इन नेचर है. लेकिन आप हर रोज या हर महीने एसेट नहीं खरीदते, तो इसलिए एसेट का जो खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, वो आपका नॉन रेकरिंग इन नेचर है. दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका टर्म, उसका टाइम पीरियड. अगर कोई खर्चा एग्जैक्टली 12 महीने या उससे कम टाइम के लिए हुआ है तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. लेकिन अगर कोई खर्चा 12 महीने से ज्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फोन खरीदता हूं तो ऑब्वियसली बात है मैं 12 महीने में नहीं बेचने वाला, मैं एक साल से ज्यादा 12, 2 साल, 3 साल चलाऊंगा. या उसके अलावा कोई कार खरीदते हैं, कोई मशीनरी खरीदते हैं, तो उनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, इसीलिए हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से. और बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनना. अगर आपके पास एक मशीन है, आप मशीन का रिपेयर कराते हो, रिपेयर कराने से पहले मशीन की प्रोडक्शन 1 घंटे में 10 यूनिट बनाने की थी, रिपेयर कराया, रिपेयर के बाद भी वो 10 यूनिट ही बना रही है, तो इसका मतलब आपके उस रिपेयर ने कोई इंक्रीज नहीं किया है, प्रोडक्शन वो मेंटेन है. तो यानी कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन है. फॉर एग्जाम्पल आप जहां पे भी अपने घर पे बैठे हो, यहीं पे भी वीडियो को हमारी देख रहे हो, तो आप सोचिएगा आपके घर के पास, आप प्लीज एक बार गर्दन घुमा के देखिए, आपकी जो घर का रूम है उस रूम का एक साइज है. उस रूम के साइज के अंदर मैं कहता हूं कि भाई मैक्सिमम 30 बच्चा बैठ सकता है, 30 स्टूडेंट्स. तो मैं अगर उसकी व्हाइट वॉश करा दूं तो क्या व्हाइट वॉश कराने से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर मैं उसकी वॉल तोड़वाकर एरिया एक्सटेंड कर दूं तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ मेरी इंक्रीज इनकम हो सकती है.
मेरी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, मेरा इनकम बढ़ सकता है। तो अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं जो कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करेगा, तो वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को ऊपर लेके जाएगा, वो आपके लिए आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। मैं एग्जांपल और देता हूं आपको, जैसे मैंने एक तो आपको घर वाला एग्जांपल दिया, दूसरा फॉर एग्जांपल आप कोई बस खरीदते हैं, आप एक ट्रांसपोर्टर और एक बस खरीदते हैं, बस बेचते नहीं है, बस आप खरीद रहे हैं चलाने के लिए, तो इसका मतलब ये जो खर्चा किया गया ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, उस बस में आप सीएनजी, डीजल, गैस वगैरह डलवाएंगे तो वो क्या होगा, वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जो कि रेकरिंग नेचर का होगा, रेगुलर बेसिस पर होगा। उसके अलावा मैं कहता हूं आप बस को डबल डेकर करवा दीजिए। डबल डेकर का मतलब कि आपने उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उससे अर्निंग बढ़ाने के लिए उसको डबल डेकर कर दिया। आपने शायद देखा हो एक सिंगल बस, उसके ऊपर आप डबल बना दें उसको, तो डबल डेकर हो जाती है। तो इन दैट केस उससे ज्यादा आपके सवारी बैठ सकती है। इसका मतलब आपके लिए वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से बोला जाएगा। इसी तरह से मैं आपको मशीन वाला एग्जाम्पल दे रहा था, बहुत ध्यान सुनना। अगर मशीन वाले रिपेयर वाले अमाउंट के अंदर आपने जो रिपेयर कराया उससे अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। लेकिन मानिए आपने कोई खर्चा किया जिससे मशीन की एफिशिएंसी बढ़ गई, अब वो 1 घंटे के अंदर 10 नहीं 15 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, तो इसका मतलब आपके लिए वो मशीन के किया हुआ खर्चा आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हर एक खर्चा जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करेगा वो रेवेन्यू है, और अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। 4th पॉइंट की बात करेंगे बेटा, इसको हम एक्सपेंस के नाम से जानते हैं, इसको हम अपने पास एसेट के नाम से जानते हैं, और ये डेबिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपका शो होता है अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट एसेट इन बैलेंस शीट। एग्जांपल भी मैंने लिख दिए हैं, सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट। अब पॉइंट ये है कि ये दोनों, चाहे ये हो, इसका भी डेबिट बैलेंस है और इसका भी डेबिट बैलेंस है। बात समझ में आई? और अगर ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएं, इंटरचेंज हो जाएं, तो गलती शुरू होती है, तब एरर ऑफ प्रिंसिपल आना शुरू होता है। और ये एरर ऑफ प्रिंसिपल का एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप अपने रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस से स्वैप कर गए गलती से। जैसे कि मैंने आपको जब बेसिक एंट्री सिखाई थी अभी एरर ऑफ ओमिशन के टाइम पे, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि कोई भी खर्चा अगर एसेट खरीदते वक्त होगा तो वो एसेट की कॉस्ट में ही ऐड होगा। अब मान लीजिए मैंने वेजेस पे किए या कैरेज पे किया मशीन को लाने के लिए, या मशीन को लगाने के लिए वेजेस पे किए, तो ये सारा खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। और मैं इसे मशीन की कॉस्ट में ऐड ना करके मैं इसे दिखा दूं कहां पर, अलग से वेजेस अकाउंट में, तो जो चीज एसेट बननी थी वो चीज खर्चा बन गई। जो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने वाली है वो हमने मेंटेन में दिखा दी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये फंडामेंटल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का वॉयलेशन हुआ। और जब इस तरह का वॉयलेशन होता है तो आप उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एरर ऑफ प्रिंसिपल को ठीक करना ही हमारा काम है। लेकिन अभी मैं पहले और इसके एक बार डाउट ले लूं, फिर मैं आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दूं, फिर मैं आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल पे वापस लेके चलूंगा। तो मुझे बताइएगा पहले आपके सामने कोई भी डाउट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर। अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, तो मुझसे आप डाउट पूछ सकते हैं। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो पहले यहाँ पे एक बार नोट भी करते रहिए साथ साथ, और डाउट भी पूछ लीजिए। अब बोलो बेटा आपका क्या क्या डाउट है। वैभव, जो आप डेप्रिसिएशन लगाते हो वो एसिड यूसेज की वजह से लगता है। अगर आप एसिड यूज ही नहीं करोगे तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? उदित शर्मा का क्वेश्चन है कि सर एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस नहीं होता। बेटा एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही एक्सपेंस है। तो आप ये मान के चलिए कि जब आप कोई खर्चा कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसी को हम एक्सपेंस के नाम से बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर इज अ वाइडर टर्म, एक्सपेंस इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। यस अर्चित, डिप्लीशन। बेटा डिप्लीशन पूछा है अर्चित ने कि डिप्लीशन भी क्या हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? यस, डिप्लीशन भी हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बस फर्क यह है कि डिप्लीशन हम यूज करते हैं अपने पास टैंजिबल एसेट्स के लिए, और डिप्लीशन हम यूज करते हैं वहां पर जब हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को राइट ऑफ करना होता है। वेस्टिंग एसेट्स बेसिकली बोलते हैं।
चांद बेटा, एडवर्टीजमेंट अगर लिखा है तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अभी मैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही बात करने वाला हूं, जो डेफर्ड रेवेन्यू के रिगार्डिंग आप बात करेंगे। जो आपके माइंड में बात चल रही है, मैं समझ गया हूं कि आपको डेफर्ड एडवर्टाइजिंग के बारे में पूछना है, वो अभी मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ डिस्कस करूंगा। डाउट ये है कि कभी कभी देखते हैं कि एक्सपेंस तो लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 12 मंथ्स होता है, बट फिर भी वो रेवेन्यू एक्सपेंस में आता है। एग्जाम्पल बताओ बेटा, कौन सा लगता है आपको ऐसा जो लॉन्ग टर्म होता है, क्या नाम है, लॉन्ग टर्म है लेकिन रेवेन्यू में आता है आपके अकॉर्डिंग? मुझे बताइए कौन सा एग्जाम्पल है आपके पास ऐसा। बोलिए बेटा, और कोई डाउट किसी का निकल के आ रहा है मुझे बताइएगा, क्योंकि देखो डिस्कस करोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बेसिक बहुत जरूरी है इन चीजों का लेकर। इन क्लासेस का यही मेन फायदा रहेगा कि आपका और मेरा डिस्कशन बहुत अच्छे से हो सकता है, और हमने यही कोशिश की है कि हम आपको ये डाउट्स रेगुलर बेसिस से बताएं। सर एक्सपेंस मीन्स बेनिफिट नहीं होता तो बट एक्सपेंडिचर में बेनिफिट मिलता है। बेटा वो बेनिफिट जिसमें नहीं मिलता है वो लॉस होता है, और लॉस भी आपके दो तरह के हो सकते हैं, रेवेन्यू लॉस और कैपिटल लॉस, डिपेंड करता है। अगर आपको किसी खर्चे के अगेंस्ट में बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो लॉस बन जाएगा। अगर आपने जो खर्चा किया जिससे आप कुछ कमा सकते हो तो वो आपके लिए है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने कुछ खर्चा किया लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई बेनिफिट आ ही नहीं सकता तो वो लॉस की फॉर्म लेता है। रजा बेटा, जो भी आपका डाउट है उस चीज को प्लीज आप मुझे नेक्स्ट क्लास बता देना, क्योंकि आपके पास वो एग्जाम्पल होगा तो मैं आपको अच्छे से बेटर गाइड कर पाऊंगा। Sir, can we say that expense equals to expenses is the amount paid for which benefit will come for certain period of time, but in expenditure, benefit will come from certain period of time, uncertain period of time? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कह सकते। एक्सपेंसेस का आपका मैं फिर भी बोल सकता हूं कि आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन एक्सपेंडिचर में दोनों बातें कवर होती हैं, सर्टेन भी और अनसर्टेन भी। बट अनसर्टेन वर्ड को लेके यहां पे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आप कोई ना कोई एस्टिमेशन हमेशा लेते हो कि एसेट की लाइफ क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन खरीदी तो वो एक एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि एक लॉन्ग टर्म है। लेकिन एक मशीन की लाइफ आप हमेशा एस्टिमेट करते हो, ये भले ही लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है लेकिन आपको फिर भी एस्टिमेशन करना पड़ता है। हाँ जी बेटा, और कोई डाउट किसी का? वरना मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करूंगा फिर। अब सर एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट ले चुके हो ऐसा हो सकता है? बेटा देखो, आप जो खर्चा कर रहे हो उससे बेनिफिट, ध्यान से सुनना एक चीज का, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। आप इस डेट पे एक एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अब अगर वो अगले 12 महीने तक आपको बेनिफिट देगा मैक्सिमम, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी को मैं एक्सपेंस भी बोलता हूं। और अगर वो आपको मोर देन 12 मंथ्स बेनिफिट देगा, मोर देन 12 मंथ्स, तो वो आपके लिए बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसी को आप एसेट बोलते हो। तो बेनिफिट मिल चुका है नहीं बोलेंगे, मिलेगा। देखो जो भी खर्चा करते हैं उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है, बट शॉर्ट टर्म मिलता है तो एक्सपेंस बन जाता है, लॉन्ग टर्म मिलता है तो एसेट बन जाता है, सिंपल। सर एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस इन इट? बेटा इन विच डिफरेंस बोल रहे हो आप? बताओ मुझे किस चीज का डिफरेंस बता रहे हो? बोलिए बेटा, कोई है किसी और का डाउट तो ठीक, वरना फिर मैं डेफर्ड रेवेन्यू को एक्सप्लेन करूंगा और फिर अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे वापस आऊंगा, क्योंकि मेरा पॉइंट जो मुझे वहां से वहां के लिए समझाना है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब मुझे और इसको बेटर तरीके से क्वेश्चन के थ्रू कराना होगा आपको। चलिए, तो आई गेस अब मेरे पास कोई डाउट नहीं आ रहा है। सिमरन बेटा, मैंने अभी समझाया आपको एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, आप समझो बात को। इसी चीज को मैं फिर से बोलता हूं, एक्सपेंडिचर एक बड़ी टर्म है और एक्सपेंस उसका पार्ट है, पार्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस हो सकता है, एक्सपेंस इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर।
चलिए बेटा, तो अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे ने पूछा भी था मुझसे, एक पॉइंट मुझसे बच्चे ने पूछा था कि सर एडवर्टीजमेंट क्या है। बेटा एडवर्टीजमेंट देख रहे हो आप, मैंने कहां लिखा है, मैंने लिखा हुआ है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक ऐसा एक्सपेंस है या ऐसी नेचर है उस एक्सपेंस की जो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। सर मतलब बेटा, अगर मैं कोई एडवर्टीजमेंट कराऊं जो मैंने एक स्मॉल लेवल पर कराई, नॉर्मल अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कराई, मैंने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन कराया। अब हमारा काम ऐसा है, हम अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, कुछ और बैनर्स प्रिंट करवाते हैं, तो ऐसे खर्चे होते हैं। और ये सारे चीजें ना हम रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं, क्योंकि हर बैच के लिए हमें इसका प्रमोशन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई ऑनलाइन बैच शुरू करें, जैसे हमने आपका ये ऑनलाइन बैच शुरू किया, तो हमने इसके लिए भी प्रमोशन किया सोशल मीडिया पे। तो इसका प्रमोशन हमें क्या होगा, इसका बेनिफिट हमें कब तक मिलेगा, जब तक आपका ये बैच चल रहा है, यानी कि मैक्सिमम 1 साल, क्योंकि उसके बाद हमें दोबारा प्रमोशन करना पड़ेगा नए बैचेस के लिए। तो जो ये प्रमोशन हो रहा है ये शॉर्ट टर्म हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये इंटेंशन से प्रमोशन करूं कि मुझे इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म चाहिए, मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। सोचो आपने अपने अपने बचपन में कोई टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखी होगी, शायद कोई बिस्किट की देखी हो, शायद कोई परफ्यूम की देखी हो, कोई डिओड्रेंट की देखी हो, कोई सोप की देखी हो, कोई शैम्पू की देखी हो, कोई हेयर ऑयल की देखी हो, या कोई भी खाने की चीज या कोई पहनने की चीज आपने देखी हो, और शायद आप उसे आज यूज करते हो और शायद पूरी जिंदगी यूज करते रहो। तो एक टीवी की एडवर्टीजमेंट ने आपके लिए उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करवा दिया और उस कंपनी की सेल बन गई। तो कंपनी ने वो प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा किया वो बड़ा मायने रखता है, उस एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा किया। अच्छा, उस एडवर्टीजमेंट में प्रमोट करने वाला कौन था, या तो कोई फिल्म स्टार था, या कोई टीवी एक्टर था, या कोई क्रिकेटर था, कुछ इस तरह की चीजें। और जब ये लोग आके प्रमोशन करते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है, और ऐसे अमाउंट को आप ये सोचकर खर्च नहीं करते कि ये शॉर्ट टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं कि जो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कॉम्बिनेशन है। क्या है बेटा? वो कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। किसका कॉम्बिनेशन है बेटा? वो कॉम्बिनेशन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। मतलब सर दोनों आते हैं? यस, दोनों आते हैं। दोनों कैसे आते हैं वो देखो, यानी कि इन दोनों का प्लस पार्ट है डेफर्ड रेवेन्यू। सर कैसे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर लेना है। नेचर का मतलब सर ऐसा खर्चा होगा जो शॉर्ट टर्म होता था, लेकिन उसे राइट ऑफ करने के लिए आपको टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिलेगा, मतलब मोर देन 12 मंथ्स। मतलब बेटा मैंने एडवर्टीजमेंट कराया और एडवर्टीजमेंट कराने पे मैंने खर्च कर दिए 100 करोड़ रुपए। टीवी पे एडवर्टीजमेंट आएगी, 6 महीने आएगी, शाहरुख खान प्रमोट करेगा, ये सब चीजें खर्चे हो गए, 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब सोचो 100 करोड़ रुपए मैं क्या चाहता हूं कि मुझे 6 महीने बेनिफिट मिले? नहीं, मेरा पॉइंट क्या कि वो 100 करोड़ रुपए मुझे अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पता नहीं कितने साल कमा कर देगा। और मैं ये मानता हूं कि शाहरुख खान अगले 5 साल चलेगा, ऑल्दो अब वो नहीं चलता है, लेकिन कोई भी ऐसा फिल्म स्टार एक्टर, फॉर एग्जाम्पल रणवीर कपूर है, रणवीर सिंह है, किसी को भी मैं लेके आता हूं जो इस वक्त सुपर हिट है, तो वो मेरा पॉइंट क्या है कि वो अगले 5 साल तो उसका मार्केट में नाम रहेगा, तो मेरा प्रोडक्ट भी 5 साल चलेगा। तो मैं यहां से टाइम निकाल लूं कि भाई ये 5 ईयर्स का है, तो मैं 100 करोड़ रुपीस खर्च कर रहा हूं अगले 5 साल के लिए। तो इसका मतलब मेरे लिए हर साल का खर्चा कितना है? 20 करोड़। तो वो एडवर्टीजमेंट जो रेवेन्यू नेचर का हुआ करता था, लेकिन 1 साल से ज्यादा टाइम में राइट ऑफ होगा, तो वो बन गया डेफर्ड एडवर्टीजमेंट। डेफर्ड का मतलब मैंने अपने खर्चे को पोस्टपोन कर दिया आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो जब आप इस तरह से बाइफर्केशन करते हो, तोड़ देते हो खर्चे को, तो आप उसे बोलते हो कि वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही है, डेफर्ड लगाने से उसको टाइम मिल गया और खत्म होने के लिए। मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं इस चीज के लिए। आप सब जानते हैं हमारे इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोहली को। ये एक ब्रांड प्रमोट करते हैं, नाम सुना है ना आप सबने, पूमा का ब्रांड प्रमोट करते हैं, और इन्होंने 180 करोड़ रुपीस में साइन किया गया फॉर 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए। अच्छा, इन्हें करना क्या है 5 साल के लिए? इन्हें हर साल 3 दिन देने हैं, हर साल 3 दिन देने हैं।
सोचिए अब 3 दिन देने हैं पूरे साल के अंदर, यानी कि अगर मैं देखा जाए तो अगर मैं 180 करोड़ को 5 से डिवाइड करूं तो 36 करोड़ रुपए पर ईयर, और अगर 3 डेज से डिवाइड करूं तो यानी कि 12 करोड़ पर डे सिर्फ इनको दिया जा रहा है। किसके लिए? एडवर्टीजमेंट करने के लिए। ये सिर्फ अपने लाइफ के शेड्यूल के 3 दिन देंगे एक साल के अंदर, जिसके थ्रू उन्हें एडवर्टीजमेंट करनी है इस कंपनी की, इस ब्रांड के लिए। अब सोचो ये कंपनी ब्रांड इन्हें क्यों लेके आई? क्यों? क्योंकि ये इस वक्त पर सबसे फेमस क्रिकेटर हैं और लोग इन्हें फॉलो करते हैं। जो ये पहनेंगे उसको लोग भी पहनने की कोशिश करेंगे, उसको खरीदेंगे। अब सोच के देखिएगा 5 साल के लिए कंपनी क्या चाहती है? विराट कोहली के नाम पे, उसके प्रमोशन के नाम पर क्या वो 180 करोड़ कमाना चाहती है? नहीं, वो थाउजेंड्स करोड़, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 करोड़, कुछ ऐसा कमाने का प्लान होगा कंपनी का। और सिर्फ 180 करोड़ रुपए तो विराट कोहली को गए हैं, बाकी जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होगा वो अलग है। मैं तो सिर्फ 180 करोड़ की बात कर रहा हूं। तो सोचिए 5000 करोड़ रुपए उनका प्लान है अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बेसिकली 5 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने इसको साइन कितने साल के लिए किया? 5 साल के लिए। तो 180 करोड़ रुपए भी एक तरह से क्या है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। लेकिन इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को मैं एक साल में राइट ऑफ नहीं कर सकता, ये मैंने 5 साल के लिए इनकर्ड किया है। तो डिवाइड बाय 5 करके मैं 36 करोड़ हर साल प्रॉफिट लॉस में जाकर राइट ऑफ करूंगा और पीएनएल के अंदर इसे डेबिट करूंगा। तो मेरे पास जो ऐसे खर्चे हैं, बेसिकली उनका एक मेजर हेड होता है जिसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट आपके 2 तरह के होते हैं। एक होता है अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस और एक होता है अनअमोर्टाइज्ड लॉस। ये अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल क्या हैं? एक तो आप लोगों ने ही बता दिया, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट। दूसरा, कंपनीज के केस में सुना होगा आपने, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा, अंडरराइटिंग कमीशन। आपने शेयर्स के चैप्टर में सुना होगा, अंडरराइटिंग कमीशन पे करते हैं अंडरराइटर्स को। फोर्थ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। ये नए नए नाम नहीं, आपने सुने हुए हैं पहले। और उसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, जो एक साल में राइट ऑफ नहीं होते, ये कुछ लॉन्ग टर्म पीरियड में राइट ऑफ होते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। क्वेश्चन, अच्छी बात यह है हमें लाइफ अज्यूम नहीं करनी है, क्वेश्चन में गिवन होती है। और बेटा ये जो आपका अनअमोर्टाइज्ड लॉस आप देख रहे हो, ये क्या होता है? ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। ये ऐसा नुकसान है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। और जो हमारे पास आया वो ये है कि कॉम्बिनेशन है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। रिवेन्यू का नेचर उठा लो और कैपिटल एक्सपेंडिचर का टाइम उठा लो। वो खर्चा जो एक साल में राइट ऑफ हो जाना चाहिए था, अगर उसे राइट ऑफ करने के लिए एक साल से ज्यादा का टाइम मिलेगा तो आप बोलेंगे कि वो खर्चा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आती है? अब कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नोट नहीं किया है तो साथ साथ नोट कीजिएगा। जो जो बातें मैंने लिखी हैं प्रॉपर तरीके से आपने लिखनी है। भैया फुल स्क्रीन कर देना एक बार इसको।
हाँ जी बेटा, अब मुझे बताइए रोहित कुमार, जो मेरे पास डाउट आया है एक बच्चे का, रोहित कुमार बेटा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक अलग चीज होती है, उसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको इंटर में पढ़ा जाता है, सीए इंटर ग्रुप 2 में है आजकल, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसके अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अलग तरह से बनती है, वो यहां पर इससे मर्ज नहीं हो पाएगी। बोलो बेटा, बाकी किसी का कोई और डाउट है तो बताइए मुझे। मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको ये लिंक हो जाए कि कोई भी खर्चा अगर आप जो रेवेन्यू नेचर का करते थे और उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल जाएगा तो वो डेफर्ड रेवेन्यू बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप सैलरी पे करते हो तो 1 महीने के लिए पे करते हो, अगर आपको सैलरी पे करो और वो एम्प्लॉय आपके लिए 5 साल काम करे उसी सैलरी के अंदर, तो इसका मतलब वो डेफर्ड सैलरी बन जाएगी। तो ऐसा होता तो है नहीं, इसलिए कभी आपने वर्ड भी नहीं सुना। तो कोई खर्चा ऐसा जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा जो कि रेवेन्यू नेचर का था, वही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। लीजिए बेटा, मैंने स्लाइड और ऊपर कर दी है। कोई और डाउट किसी का आया तो मुझे बताइए। चलिए बेटा फिर आगे। आई होप आप सबका यहां तक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू प्रशांत मिश्रा, थैंक यू सो मच। आई होप बेटा आप सबने नोट कर लिया है पूरा का पूरा। अगर आपकी नोटिंग पूरी हो गई तो अब मैं आपके टॉपिक को वापस लेके जाऊंगा अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के पास, और कुछ अच्छी चीजें हम यहां से अब सीखने वाले हैं। कृतेश का हो गया बेटा। लास्ट में लिखा बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये सारे नाम हमारे आगे जाकर कोर्स के अंदर आएंगे, हम काफी हद तक इसके बारे में बातें भी करेंगे।
चलिए तो बेटा मैं चेंज कर रहा हूं। अब हम अपने एरर ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर वापस आ रहे हैं, और एरर ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने जो अपने पास चीजें लिखी थी वो ये कहती थी कि आपको अपना वॉयलेशन जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग रूल्स का वो ठीक करना है। और मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि अगर आपका कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस बन जाए या कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस बन जाए तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। इसे रेक्टिफाई करने के आपके कुछ स्टेप्स हैं, मैं अभी वो डिटेल्ड में कराऊंगा आपको, और आपको भी वैसे ही करने हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम उनको चेंज करेंगे और फिर आपको मैं एक फाइनल आंसर पे लेकर चलूंगा। मतलब पहले सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। नीरज बेटा, जो कि अनअमोर्टाइज्ड लॉस होता है जो आप मुझसे पूछ रहे हो, अनअमोर्टाइज्ड लॉस का मतलब यह है कि मान लीजिए आपको बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपको एक साल में नेट लॉस आया। नेट लॉस तो समझते हो ना आप, नेट लॉस आया। अब वो नेट लॉस आप कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते, उसका बैलेंस मेंटेन रखते हैं, यानी कि कैपिटल को कम नहीं करते। वो कहते हैं कैपिटल कम करेंगे तो वो धीरे धीरे करके नेगेटिव भी हो सकता है, तो कैपिटल उतने भी रखते हैं और लॉस के बैलेंस को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब वो लॉस हर साल लॉस आता जा रहा है और वो प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो जब तक वो राइट ऑफ नहीं हो रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो अनअमोर्टाइज्ड लॉस, जो आपने कभी पार्टनरशिप में भी देखा हो, बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड लिखा मिलता था, वही लॉस है अनअमोर्टाइज्ड लॉस। हाँ बेटा, तो अब एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करेंगे। और एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर बेटा आपको रखनी है 3 स्टेप जो मेन वर्किंग स्टेप हैं आपके, और 4th आपका फाइनल आंसर होगा। बेटा सबसे पहले आपको करनी होती है करेक्ट एंट्री। क्या करनी होती है आपको? करेक्ट एंट्री करनी होती है। फिर आपको करनी होगी वो रॉन्ग एंट्री जो क्वेश्चन ने करवा दी है। आपने करनी है कौन सी? करेक्ट एंट्री। फिर आप करेंगे कौन सी? रॉन्ग एंट्री जो क्वेश्चन ने करवा दी है, और फिर आप रॉन्ग का रिवर्स करेंगे, रिवर्स ऑफ रॉन्ग, यानी कि ये रिवर्सल ऑफ रॉन्ग आएगा। और फिर आपको कंपैरिजन करना होगा। किसका कंपैरिजन करना होगा? करेक्ट एंट्री का किसके साथ? रिवर्स एंट्री के साथ। जब दोनों का कंपैरिजन होगा तो आपका आंसर निकल के आएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? कि भाई आपने रेक्टिफाइड एंट्री कर दी है। आई बात समझ में? हमारा मेन सॉल्यूशन ये है, हमारा मेन आंसर ये है, लेकिन इस आंसर तक पहुंचने के लिए आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और ये हमारा आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि अभी आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखिए और इसी तरह से करिए, क्योंकि मुझे एक और चीज आपको सिखानी है। देखो, ये आंसर लिखना, ये लास्ट स्टेप लिखना आपने 11th क्लास में भी सीख लिया था, लेकिन अब फाउंडेशन में आके क्या चेंज हो रहा है वो चेंज समझना है आपने, और चेंज करने के लिए अभी सारे स्टेप्स को करना जरूरी है। तो मैं अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या चीजों पे फर्क पड़ रहा है। मेरा सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ₹10,000। आपने मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे किए, और वो कितने के थे? 10,000 रुपए के थे, और वो डेबिटेड कर दिए गए, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन हुई है पूरी की पूरी। अब इसमें गलती है। गलती क्या है कि जब भी हम कोई मशीन इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा करते हैं तो उसे मशीन अकाउंट में ही डेबिट करते हैं, लेकिन हमने मशीन में डेबिट नहीं किया। हमने क्या किया? हमने उठाकर वेजेस में डेबिट कर दिया, यानी कि बनाना था एसेट, बना दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हुआ? ये स्वैपिंग हो गई किस चीज की? कैपिटल एक्सपेंस की जगह आ गया रेवेन्यू एक्सपेंस।
अब इससे क्या होगा, इससे आपकी जो एंट्री गलत हुई है उसे आपको ठीक करना होगा। अब मैं आपके सामने इसका आंसर लिखता हूं और लॉजिकली चलना, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे करेक्ट एंट्री, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे रॉन्ग एंट्री, और फिर हम लेकर आएंगे क्या अपने पास, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। और जब ये हो जाएगा इसके बाद मैं आपको कराऊंगा रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान बहुत देना है आपने। बेटा करेक्ट एंट्री, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से ये एंट्री होनी चाहिए थी, 10,000 से। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से, 10,000 से। बट आपने मशीनरी को डेबिट नहीं किया। देखो ये मशीनरी डेबिट करते तो एसेट डेबिट होता, बट आपने मशीन को डेबिट नहीं किया, आपने रॉन्ग एंट्री करी। क्या रॉन्ग एंट्री करी, आपने डेबिट कर दिया किसको, वेजेस को डेबिट कर दिया। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 से। डेबिट करना था मशीन को, कर दिया आपने वेजेस को। क्या वेजेस वाली एंट्री डेबिट होनी चाहिए थी, द आंसर इज नो, वेजेस डेबिट नहीं होने चाहिए थे, वो एंट्री गलत हो गई है। तो क्या करिए, उस एंट्री को ही उल्टा कर दीजिए, पूरा रिवर्स करना है। पूरा रिवर्स करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस 10,000 से, इसका रिवर्सल हो रहा है ये। और अब आपने कंपेयर करना है, किस किसको कंपेयर करना है, अब आपने कंपेयर करना है इसको इसके साथ। और आप चेक करके देखना इन दोनों के कंपैरिजन में कोई अकाउंट कॉमन है, यस, कैश और कैश, उसमें भी कैश आ रहा है, उसमें भी कैश आ रहा है। और ये बात बहुत ध्यान रखना, एक जगह कैश क्रेडिट में आ रहा है, एक जगह डेबिट में आ रहा है, इसीलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर दोनों डेबिट में होंगे कैंसिल नहीं होंगे, दोनों क्रेडिट में होंगे कैंसिल नहीं होंगे, ऑपोजिट होंगे तो ही कैंसिल होंगे। एक डेबिट एक क्रेडिट, या फिर एक क्रेडिट एक डेबिट, इस तरह से तो ही आप कैंसिल कर पाओगे। अच्छा, कैंसिल करने के बाद बचा क्या, कैंसिल करने के पास बचा, इधर तो बच गया मशीनरी, इधर से मशीनरी निकल आया, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। और इधर से क्या निकल के आया, इधर से निकल के आया वेजेस 10,000 से। बोलिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। लेकिन पता है ये काम तो आप 11th में सीख के आए हो। अब हमें क्या सीखना है, मैंने आपको सिखाना है कि इस एंट्री की वजह से बताओ प्रॉफिट और लॉस पे क्या फर्क पड़ा। जी, प्रॉफिट और लॉस पे क्या फर्क पड़ा, यही तो पॉइंट है। और प्रॉफिट और लॉस पे जो फर्क पड़ता है, मैं आपको बहुत ध्यान से बहुत ही सिंपल चीज बताता हूं आपको आज। प्रॉफिट और लॉस पे फर्क पड़ने के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपेंस और एक होती है इनकम। एक होता है एक्सपेंस और एक होती है इनकम, और ये दोनों के दोनों आपके लिए नॉमिनल अकाउंट हैं। कौन से अकाउंट हैं बेटा, नॉमिनल अकाउंट हैं। अगर आपकी इस पॉइंट में, इस ट्रांजैक्शन में कोई भी इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट है, कोई भी इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट है, यानी कि वो नॉमिनल अकाउंट है, तो इनकम एक्सपेंस अकाउंट है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। अब वो नॉमिनल अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है या फिर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बेटा इनकम और एक्सपेंस को फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही है, बट नॉमिनल है ना, नॉमिनल है और डेबिट हो रहा है, तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे। और अगर क्रेडिट हो रहा है, चाहे इनकम है चाहे एक्सपेंस है, नॉमिनल है ना, अगर क्रेडिट हो रहा है तो आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। बस यही मेरे को आपको समझाना है, यही नई चीज है आपके लिए, या आपने पहले नहीं सीखा हुआ, मुझे यही सिखाना है। क्वेश्चन आपसे इसके अंदर का ये कंटेंट पूछेगा कि भाई बताओ इस ट्रांजैक्शन की वजह से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट कम हुआ, ये सारी बातें आपको करना होगा। बात समझ में आती है? तो प्रॉफिट इंक्रीज और प्रॉफिट डिक्रीज, मैं दोबारा बोलता हूं, आप जो भी रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे, उस रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर कोई भी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब इनकम और एक्सपेंस अकाउंट है। अगर इनकम एक्सपेंस अकाउंट है तो वो या तो डेबिट हो रहा होगा या क्रेडिट हो रहा होगा, इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। अगर डेबिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे, और अगर क्रेडिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं इंक्रीज और डिक्रीज के रिगार्डिंग। अब इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, ये पहले हेडिंग बना लीजिएगा अपने पास और उसके बाद नोटिंग कीजिएगा।
यस दिनेश गुप्ता बेटा बताइए क्या डाउट है आपका। बाकी सब बच्चे बेटा नोट कर लीजिएगा और एक बार डाउट जो आपके हैं बताइए मुझे क्या क्या है आपके पास। नीचे कर रहा हूं बेटा स्लाइड। ओके दिनेश कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये हमारी फाउंडेशन की क्लास चल रही है बेटा। सर नॉमिनल अकाउंट वाला एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना, कैन प्रॉफिट डिक्रीज होगा और कब इंक्रीज होगा। बेटा पूजा बेटा ध्यान से सुनो, आप ये तो समझते हो नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, सारे इनकम के और सारे एक्सपेंसेस के। अब इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट के लिए अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस अगर डेबिट साइड आती है, देखो एक्सपेंस तो डेबिट साइड आता ही है, लेकिन अगर इनकम भी डेबिट साइड आ रही है तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट कम हो रहे हैं। और कोई भी इनकम और एक्सपेंस अगर क्रेडिट साइड आ रही है तो वो आपके प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। अभी धीरे धीरे एग्जांपल आगे बढ़ते जाएंगे, आपके सामने ये पॉइंट और क्लियर होता चला जाएगा। मेरा मेन फोकस इसी चीज के ऊपर है कि बेटा फाउंडेशन के अंदर जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो आप अच्छे से समझ पाए। रेक्टिफाइड एंट्री से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना बेटा, रेक्टिफाइड एंट्री से ही इफेक्ट होगा कि प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जो आपने करेक्ट किया, आपने रॉन्ग किया, उसके बाद आपने रिवर्स किया, वो सब स्टेप्स हैं। रेक्टिफाइड एंट्री ही आपको, देखो रेक्टिफाइड का मतलब क्या, ठीक करना ना, तो जो प्रॉफिट गलत पहले से है उसको ठीक करने की बात कर रहे हो। मैं स्लाइड और नीचे कर रहा हूं बेटा, कोई डाउट है बता दीजिए। तो बिल्कुल बेसिक पे ध्यान देना है कि आपका नॉमिनल अकाउंट कौन सा है और नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं। मुझे आपको इसकी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सब जानते हैं कि सारे के सारे इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट ही नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। और उन नॉमिनल अकाउंट्स के लिए अगर डेबिट कर दिया, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अगर नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो आपके इनकम और एक्सपेंस के बढ़ जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सिमरन ने नोट कर लिया बेटा, बाकी सब बताइए। नोट सबका हो चुका है तो मैं आगे चलूं। अगर बेटा नॉमिनल अकाउंट डेबिट कर रहे हो तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा और नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। डेबिट का ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ना, तो उससे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, और क्रेडिट करने से ऑल इनकम एंड गेन्स, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चलिए आई गेस सबने नोट कर लिया है तो मैं अब आगे चल रहा हूं बेटा। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं
और हम एक और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं आपके साथ। उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। बेटा सेकंड एग्जाम्पल है फर्नीचर परचेज ₹20,000 recorded as गुड्स परचेज। आपने तो फर्नीचर परचेज किया था 20,000 रुपए का, लेकिन आपने उसे गुड्स की परचेज रिकॉर्ड कर लिया। बेटा करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? करेक्ट एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी? आपने कर दी परचेजेस टू कैश। आई बात समझ में? और रॉन्ग एंट्री के बाद नेक्स्ट है बेटा आपके पास रिवर्स ऑफ रॉन्ग। और रिवर्स ऑफ रॉन्ग के अंदर आप क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। बेटा दोनों में कॉमन क्या है? कैश फिर से कॉमन है, कैश से कैश कैंसिल हो गया। और रेक्टिफाइड एंट्री क्या निकली? रेक्टिफाइड एंट्री निकली फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। और बेटा अब फर्नीचर और परचेजेस में आप जानते हो फर्नीचर एसेट होता है, परचेजेस एक्सपेंस होता है। बट ये एक्सपेंस इस वक्त पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट क्या करेंगे? आपके प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे। अगर कोई भी नॉमिनल चाहे एक्सपेंस का हो चाहे इनकम का हो क्रेडिट साइड में आ गया, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कराएगा। कोई डाउट है बताइए बेटा, वरना नोट कर लीजिए। आपकी परचेज बेटा क्रेडिट साइड आ रही है, इसका मतलब आपका एक्सपेंस कम हो रहा है, और एक्सपेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट कोई भी क्रेडिट में आएगा, चाहे इनकम का हो चाहे एक्सपेंस का हो, आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। बोलो बेटा कोई डाउट यहां तक तो नहीं? स्लाइड नोट कर चुके हो पूरा का पूरा? सर जो आने वाला प्रॉफिट था बट गलती के कारण नहीं आया तो इंक्रीज कैसे बैलेंस का कर रहा है? बेटा कोई आने वाला कोई प्रॉफिट नहीं था बेटा इसके अंदर। आपने एक फर्नीचर परचेज किया है जो कि आपका एक एसेट था, आपने उसे परचेज रिकॉर्ड कर लिया, मतलब आपने उसे खर्चा मान लिया। अब वो खर्चा आप रिवर्स कर रहे हो तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना उस चीज से। तो कोई आने वाले प्रॉफिट वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शन का ये बेसिक समझो कि इन दोनों में से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है। नॉमिनल अकाउंट अगर डेबिट में जा रहा है तो प्रॉफिट कम होगा, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट में जा रहा है तो मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। बेटा मैंने यहां नीरज कोई डेप्शन की बात ही नहीं किया, तो मैं डेप्शन के बारे में कोई पॉइंट नहीं डिस्कस कर सकता। जब डेप्शन का पॉइंट आएगा तब देखेंगे कि इसका प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी विदाउट डेप्रिसिएशन है ये। चलो बेटा आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एग्जाम्पल 3 है बेटा, सेल ऑफ मशीनरी ₹10,000
recorded as normal sale of goods. Sale of machinery rupees 10,000 recorded as normal sale of goods. बेटा करेक्ट एंट्री बताना. करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी. मशीनरी बेचने की एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा जाएगा? पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 10,000 से. बट आपने करेक्ट एंट्री नहीं की. आपने क्या कर दी? आपने कर दी रॉन्ग एंट्री. रॉन्ग एंट्री क्या रॉन्ग एंट्री की आपने? आपने तो उसको मशीन की सेल नहीं, उसे गुड्स की सेल मान लिया. तो आपने क्या एंट्री कर दी? आपने कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 से. और जब आप इसका रिवर्सल करेंगे तो रिवर्सल में क्या होगा? सेल्स डेबिट होगा टू कैश 10,000 से. अब कंपैरिजन किस किस का होगा? इसका और इसका. अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इस बार भी दोनों में कॉमन कैश है, लेकिन अब रिवर्स साइड में है. कैश से कैश कैंसिल, बचा क्या? सेल्स डेबिट टू मशीनरी. अब आप जानते हैं सेल्स और मशीनरी में मशीनरी एक एसेट अकाउंट है और एक सेल्स कौन सा अकाउंट होता है? सेल्स आपका इनकम एक्सपेंस में इनकम अकाउंट है और बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है. और नॉमिनल अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो आपके प्रॉफिट क्या हो गए? आपके प्रॉफिट डिक्रीज हो गए. ध्यान रखना. देखो पिछले दोनों एग्जांपल के अंदर वो क्रेडिट साइड था, इसलिए प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे थे. अब ये डेबिट साइड आ गया है तो प्रॉफिट डिक्रीज करेगा. बताइए, कोई डाउट तो बोलिए. बोलो बेटा, कोई डाउट यहां तक? क्या ट्रांजैक्शन भी नोट हो चुकी है पूरी की पूरी? मैं स्लाइड चेंज करके एग्जांपल कराना शुरू करूं आगे. अब चलो बेटा, तो मैं अब क्या कर रहा हूं? मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं. अब मैं अपनी बुक से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको. तो अब आपने यही पैटर्न रखना है. करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स और उसके बाद रेक्टिफाइड. नोट्स हमारे आप सबके ऑलरेडी ग्रुप के ऊपर अवेलेबल हैं. वहाँ से भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबकी स्क्रीन पर अवेलेबल होंगे इस वक्त पे. तो आप उसी के बेसिस पर क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे. अभी फिलहाल हम अपने पास बुक का पेज नंबर 18 है बेटा, और क्वेश्चन फॉर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है. 3 पॉइंट्स हैं. इन तीनों पॉइंट को आप खुद करेंगे. भैया फुल स्क्रीन कर देना एक बार इसको. क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है. जल्दी से बेटा तीनों पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे. तीनों पॉइंट्स को जल्दी से कंप्लीट करेंगे आप सब. थैंक यू सिमरन, थैंक यू. गुड, वेरी गुड. आपको अच्छे से समझ आ गया. वेरी गुड.
हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट्स हो गए आपके सारे के सारे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पॉइंट आपके साथ अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला पॉइंट आई होप आप सबने कर लिया होगा। पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, अब बिल्डिंग बनवा रहे हो, ऑफिस बनवा रहे हो, तो उस वक्त पे जो भी खर्चा होगा वो बिल्डिंग या ऑफिस में ही डेबिट होगा। लेकिन आपने कहां डेबिट कर दिया? आपने वेजेस में डेबिट कर दिया। तो बेटा अपने पास आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? आप या तो बिल्डिंग डेबिट लिख सकते थे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 से, या फिर आप लिख सकते थे ऑफिस भी डेबिट कर सकते हो बेटा आप। अच्छा, इसकी करेक्ट एंट्री तो ये हो गई आपकी। अब रॉन्ग एंट्री क्या है? वेजेस डेबिट टू कैश 20,000 से, और इधर एक और एंट्री आएगी रिवर्सल की, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। ये क्या होगी बेटा? कैश डेबिट टू वेजेस 20,000 से। कैश डेबिट टू वेजेस कितने से? 20,000 से। तो बेटा दोनों में कैंसिल क्या हो रहा है? कैश से कैश कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा? बिल्डिंग डेबिट टू वेजेस। बहुत ध्यान से बताओ बेटा, बिल्डिंग डेबिट टू वेजेस प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ? वेजेस क्रेडिट में आया, यानी कि नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट में आया है। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट में आया है। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट में आया है मतलब प्रॉफिट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, जो भी नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट में आएगा आपका प्रॉफिट बढ़ाएगा, नॉमिनल अकाउंट डेबिट में आएगा आपका प्रॉफिट कम करेगा। सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? सेकंड पॉइंट था कार्टेज पे किया। कार्टेज का मतलब क्या? किराया पे किया। नया फर्नीचर लाने के लिए 500 रुपए, बट उसे कहां पोस्ट कर दिया? कार्टेज अकाउंट के अंदर। यानी कि एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बट आपने फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, आपने किसे डेबिट कर दिया? कार्टेज डेबिट टू कैश। और रिवर्सल करूंगा तो क्या होगा? कैश डेबिट टू कार्टेज। अब कैश से कैश कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? फर्नीचर डेबिट टू कार्टेज। और कार्टेज बेटा फिर से कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट फिर से क्रेडिट जा रहा है, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज। आई होप साथ साथ करते जा रहे हो आप। यस, गुड गुड गुड। प्रॉफिट इंक्रीज, यस गुड पायल पांडे, गुड रजा। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है पेड ₹50,000 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। 50,000 वेजेस जो पे किए हैं आपने वो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के लिए किए हैं, लेकिन आपने उसको वेजेस में डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या होनी थी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने कर दिया वेजेस डेबिट टू कैश। रिवर्स करेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस। अब कैश से कैश कैंसिल, क्या बचा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। और वेजेस बेटा फिर से कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपका क्रेडिट में आ रहा है, मतलब प्रॉफिट फिर से क्या होगा? प्रॉफिट फिर से इंक्रीज होगा। बोलो बेटा, पहले तीनों पॉइंट में कोई डाउट है बताइए मुझे। यस रितेश, तीनों में इंक्रीज, वेरी गुड।
नेक्स्ट बेटा थर्ड का सेकंड करना है, थर्ड का सेकंड रिपेयर्स वाला करेंगे बेटा, थर्ड का सेकंड। हाँ बेटा थर्ड के सेकंड की बात अगर मैं करूं आपसे, तो रिपेयर्स कराए वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा एक बात सुनो, अब रिपेयर का पॉइंट है, अब जब रिपेयर का पॉइंट आपके सामने आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? या तो क्वेश्चन बोले मेजर रिपेयर, मेजर मतलब बड़ा खर्चा किया, बड़ा रिपेयर कराया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, फिर वो एसेट में ही ऐड होना चाहिए। लेकिन अगर सिंपल रिपेयर लिखा है तो आप यही मानेंगे कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट आपने उसे डेबिट कहां कर दिया? एसेट के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, गलती कर दी। तो अब क्या करना चाहिए बेटा? पहले बताओ करेक्ट एंट्री क्या होती? ये थर्ड का सेकंड है, एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर डेबिट टू कैश, बट आपने क्या कर दी? बिल्डिंग डेबिट टू कैश। रिपेयर्स टू कैश, बिल्डिंग टू कैश, रिवर्स करेंगे, कैश डेबिट टू बिल्डिंग, और जब कैश से कैश कैंसिल करेंगे तो बेटा रिपेयर डेबिट टू बिल्डिंग, रिपेयर डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। आई बात समझ में? और आप बताना रिपेयर और बिल्डिंग में नॉमिनल कौन सा? रिपेयर नॉमिनल है, और नॉमिनल अगर डेबिट में आ रहा है तो मतलब प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। देव बेटा जहां पर एग्जाम में वर्किंग की जरूरत पड़ेगी वहां बनाएंगे। अभी जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना तो आप डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री करना शुरू कर दोगे, और काफी बच्चे तो करने भी लग गए होंगे अब तक, मैं जानता हूं मैंने मना किया लेकिन करने लग गए होंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आप रिपेयर डेबिट टू बिल्डिंग आप डायरेक्टली भी कर सकते हो धीरे धीरे करके, और फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चलो बेटा थर्ड के सेकंड की बात करता हूं, थर्ड के थर्ड की। थर्ड का थर्ड क्या है? एन अमाउंट ऑफ ₹1000 विड्रू बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। बेटा पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हो तो ड्राइंग्स होती है, इसने ड्राइंग्स को डेबिट नहीं करके क्या कर दिया? ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब थर्ड का थर्ड आपके सामने आ गया है। बेटा करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? यस पायल बेटा डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से मुझे। नहीं उदित कोई कंपलसरी नहीं है, शायद ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर दोनों जगह पर नॉमिनल अकाउंट होंगे ही नहीं तो प्रॉफिट की बात ही नहीं होगी। हाँ बेटा फिलहाल हमारे पास जो पॉइंट था वो पर्सनल यूज का था, ड्राइंग्स की थी बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट रॉन्ग एंट्री क्या कर दी उन्होंने? रॉन्ग एंट्री कर दी ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट, और उसके अलावा आपके पास आया रिवर्सल कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस, और इसमें कैंसिल अगर किया जाए तो कैश से कैश कैंसिल हो गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, और अब प्लीज ड्राइंग्स और ट्रेड एक्सपेंसेस में चेक करके बताइए, ड्राइंग्स और ट्रेड एक्सपेंसेस में चेक करके बताइए कि ड्राइंग्स और ट्रेड एक्सपेंसेस में कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेड एक्सपेंस तो नॉमिनल है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। क्या ड्राइंग्स है नॉमिनल एक्सपेंस? द आंसर इज नो, ड्राइंग्स नॉमिनल एक्सपेंस नहीं होता है, ड्राइंग्स आपका पर्सनल अकाउंट होता है। ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो ड्राइंग्स को बिजनेस के अंदर पर्सनल अकाउंट का नेचर दिया गया है, और ट्रेड एक्सपेंस को किसका दिया गया है? नॉमिनल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट बेटा फिर से क्रेडिट हो रहा है, अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा। कोई डाउट है बताइए थर्ड का थर्ड बेटा? थर्ड का थर्ड में कोई डाउट है बताइए? गुड गुड गुड, आई होप आप सबको समझ आ गया है। कोई डाउट है बताइए बेटा मुझे, वरना मैं आगे चल रहा हूं थर्ड के बाद आगे।
बेटा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट कहता है ₹1000 पेड फॉर रेंट। बेटा पेड फॉर रेंट एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और इन्होंने डेबिट कहां कर दिया? लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में, यानी कि मकान मालिक के नाम से लिख दिया। तो यहां पर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? थर्ड का फोर्थ है, एंट्री होनी थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने ये तो किया नहीं, आपने क्या कर दिया? लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट टू कैश। रिवर्स करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड पर्सनल, और अगर कैश से कैश कैंसिल कर दूं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। और आप जानते हैं इसके अंदर से सिर्फ रेंट अकाउंट ही कैसा है? नॉमिनल अकाउंट है, और अगर नॉमिनल अकाउंट है और वो डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यस उदित बेटा, दोनों नॉमिनल भी हो सकते हैं, लेकिन वो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं बोला जाएगा। एरर तो कोई भी हो सकता है, आपका कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ढूंढना होगा कि नॉमिनल कौन सा है कौन सा नहीं है। यस वेरी गुड वेरी गुड बेटा, सब आंसर किया करो। सब जितने भी बच्चे हैं ऐप पे ऑनलाइन देख रहे हैं इस वक्त हमारी क्लास को, वो सब बच्चे आंसर किया करो ताकि आपको इंटरेक्शन मुझसे ज्यादा बढ़े। मुझे सिर्फ 2-3 बच्चों के नाम नहीं मिलने चाहिए। उदित बेटा खुद दिमाग लगाओ, अगर दोनों नॉमिनल है तो फिर प्रॉफिट डिक्रीज इंक्रीज कैसे हो सकता है? फिर तो कॉमन हो गया ना फिर तो। हाँ बेटा, थर्ड के फोर्थ के बाद अगला पॉइंट है आपके पास सिक्स पॉइंट देखेंगे बेटा। 6 पॉइंट में लिखा है 1000 रुपीज रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड फ्रॉम शॉ एंड कंपनी। नाम था शाह, कर दिया शॉ, तो यहां पर जो एंट्री होगी पहली थर्ड के 6 पॉइंट के अंदर, 6 पॉइंट है ना? यस 6 पॉइंट है, एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। आपने रिकॉर्ड कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी। रिवर्स किया, शॉ एंड कंपनी डेबिट टू कैश, कैश से कैश कैंसिल, बचा क्या? बचा क्या? ये शॉ एंड शाह, तो शॉ एंड कंपनी डेबिट टू शाह एंड कंपनी। शॉ एंड शाह दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट नहीं है, दोनों के दोनों पर्सनल हैं। जब दोनों ही पर्सनल हैं तो प्रॉफिट की तो बात ही नहीं आई, तो इसका मतलब नो चेंज इन प्रॉफिट्स। बोलिए बेटा, थर्ड के 6 में कोई डाउट है बताइए मुझे। थर्ड के 6 में आपको कोई डाउट है तो बोलिए। यस वंश वेरी गुड, नो प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। थर्ड के 7 पे आ जाइए बेटा। थर्ड के 7 पे आ रहा हूं बेटा मैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं आपके साथ। ₹7,000 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। आपने टाइपराइटर खरीदा लेकिन उसे ऑफिस एक्सपेंस के नाम से दिखा दिया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा? टाइपराइटर डेबिट टू कैश, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू कैश, और इधर हो जाएगा कैश डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। कैश डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। बेटा चेक करिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैश से कैश कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या? टाइपराइटर डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। अच्छा बेटा, टाइपराइटर जो होता है वो तो एसेट होता है, तो ऑफिस एक्सपेंस क्या है? ऑफिस एक्सपेंस है हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो मतलब प्रॉफिट इंक्रीज।
यस, अब देखो अब फ्लो बन गया, अब आप सब खुद मुझे आंसर पहले करके बता रहे हो कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा। गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब आ रहा है आपको समझ में टॉपिक? ये है जो फाउंडेशन का लेवल आपसे मैं सिखाना चाहता हूं आपको, ताकि आप और बेटर इस चीज को लेकर इंप्रूव करें। चलिए अब मैं थर्ड के पॉइंट के बाद जो पॉइंट मैं बीच में छोड़ रहा हूं वो आप सबके होमवर्क होंगे, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। चलिए बेटा अगले पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के आते हैं। 4 का फर्स्ट देखेंगे। 4 का फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहां से फोर्थ के फर्स्ट की बात कर रहा हूं बेटा। फोर्थ के फर्स्ट के अंदर लिखा है अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू ₹1500। बेटा परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, राम बोल दिया, इसका मतलब एक नाम लिख रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू दी सेल्स बुक। बुक वर्ड आया बेटा, मैंने आपको बताया था बुक वर्ड कहां यूज होता है, जब आप कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं। हमने की तो परचेज है राम से, पर रिकॉर्ड कर लिया सेल्स की तरह। की परचेज है लेकिन रिकॉर्ड किसकी तरह किया? सेल्स की तरह। तो बेटा अब यहां पर चेक करना एंट्री क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट। अब आप यहां गलतियां करेंगे, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री। बेटा करेक्ट एंट्री, एंट्री होनी थी परचेज डेबिट टू राम। कितना अमाउंट था बेटा? 1500 रुपए। तो परचेज डेबिट टू राम 1500। रॉन्ग एंट्री क्या किया आपने बेटा? आपने परचेज नहीं, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया, पूरी सेल्स बुक कर ली, और इसकी एंट्री होती है राम डेबिट टू सेल्स। मैं बता रहा हूं सेल्स अकाउंट में नहीं, सेल्स बुक में पूरा का पूरा सेल रिकॉर्ड किया है 1500 रुपए से। और जब मैं इसका रिवर्सल करूंगा तो सेल्स डेबिट टू राम करूंगा 1500। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है। यस कॉमन है। क्या कॉमन है? राम कॉमन है, लेकिन कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों क्रेडिट में हैं। यस दोनों क्रेडिट में हैं। और आप देखो ध्यान से, एंट्री क्या बनेगी? परचेज डेबिट 1500, सेल्स डेबिट 1500 टू राम 3000 से। अब ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट हैं, और ये नॉमिनल अकाउंट हैं, तो आपके प्रॉफिट डिक्रीज होंगे, लेकिन कितने से? 3000 रुपए से। आपके प्रॉफिट डिक्रीज होंगे कितने से? 3000 रुपए से। ये बात ध्यान रखना कि जब दो नॉमिनल आ गए इकट्ठे, देखो परचेज भी नॉमिनल, सेल्स भी नॉमिनल, दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो दोनों की वजह से प्रॉफिट कम होगा। सिर्फ 1500 नहीं बोलूंगा, 3000 से कम बोलूंगा। 3000 से कम हुआ है। बोलिए बेटा, कोई डाउट है बताइए। गुड शुभम, वेरी गुड। टोटल प्रॉफिट 3000 रुपए से कम हो गया। उसके अलावा बेटा अगला पॉइंट बिल्कुल इसका उल्टा है पॉइंट। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स of ₹1200 to रमेश has been wrongly passed through the purchase book। अब सेल को परचेज रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि उल्टा। सेकंड पॉइंट बेटा, करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? करेक्ट एंट्री होनी थी रमेश डेबिट टू सेल्स 1200। आपने रिकॉर्ड किया क्या? परचेजेस। परचेज डेबिट टू रमेश 1200। रिवर्सल किया तो रमेश डेबिट टू परचेज 1200। कंपेयर करिए, कंपेयर करने में कुछ कैंसिल हो रहा है? कॉमन है रमेश, लेकिन कैंसिल नहीं हो सकता, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रमेश डेबिट 2400 से डबल कर दिया, डबल टू सेल्स 1200 टू परचेज 1200। दोनों नॉमिनल हैं और दोनों के दोनों नॉमिनल किस में आ रहे हैं? क्रेडिट साइड में। मतलब आपके प्रॉफिट क्या करेंगे? आपके प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे कितने से? 2400 रुपए से। बताइए, कोई डाउट है तो बोलिए।
बढ़िया बेटा, अब सब फ्लो पकड़ चुके हैं, अब अपना आंसर आप खुद दे रहे हो चैट स्क्रीन पर। अब मुझे मजा आ रहा है कि अब आपको क्लैरिटी आ चुकी है। किसी को अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा तो बेटा बता दो मुझे। चलो बेटा, मैं फिर थर्ड पॉइंट पे चल रहा हूं आपके साथ। कोई डाउट हो मुझे मेंशन कर दीजिए। अब बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, हमें 2000 रुपए महेश चंद से लेने थे, विच हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर, उसको मैं बैड डेट्स मान चुका हूं, वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, अब पैसा मिल गया बेटा, पैसा मिल गया, बैड डेट्स रिकवर की एंट्री, बट हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, बट आपने बैड डेट्स रिकवर में नहीं, महेश चंद में पोस्ट कर दिया। बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्री होनी थी, बैड डेट्स रिकवर, बट आपने कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। रिवर्स किया बेटा, रिवर्स करने पे आया महेश डेबिट, महेश चंद डेबिट बेसिकली। टू कैश, कैश से कैश कैंसिल, बचा क्या, बचा है महेश चंद डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। और बैड डेट्स रिकवर जो है वो कौन सा अकाउंट है, वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो मतलब इंक्रीज हो रहा है। बोलो बेटा, थर्ड के थर्ड में कोई डाउट है तो? बिल्कुल ठीक, अर्चित ने बिल्कुल ठीक किया, नीरज बिल्कुल ठीक कर रहा है, रितेश भी ठीक बता रहा है, बिल्कुल, शुभम बिल्कुल ठीक बता रहा है। गुड 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 बेटा, गुड। चलिए फिर फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट आ गया आपके सामने, सिमर ने बिल्कुल ठीक बताया बेटा। अ चेक फॉर रुपीज, बेटा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। चेक फॉर रुपीज 1000 रिसीव फ्रॉम मनमोहन was dishonored and had been posted to the debit of sales return account। बेटा चेक एक रिसीव हुआ मनमोहन से, वो डिसऑनर हो गया। पहले बताओ चेक रिसीव की एंट्री क्या होती है? चेक रिसीव की एंट्री होती है बैंक टू मनमोहन, पैसा आया बैंक डेबिट, मनमोहन से आया मनमोहन क्रेडिट, लेकिन वो डिसऑनर हुआ है, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मनमोहन डेबिट टू बैंक। बट मैंने मनमोहन को डेबिट नहीं किया, मैंने किसे डेबिट कर दिया? मैंने कर दिया सेल्स रिटर्न को। क्वेश्चन ने किसका बोला है? सेल्स रिटर्न का बोला है, टू बैंक। मनमोहन टू बैंक, सेल्स रिटर्न टू बैंक। रिवर्स करें तो बैंक डेबिट टू सेल्स रिटर्न। चेक करिए दोनों में क्या कॉमन है, बैंक से बैंक कैंसिल, क्या बचा? मनमोहन डेबिट टू सेल्स रिटर्न। और बेटा मनमोहन डेबिट टू सेल्स रिटर्न में बेटा ये फिर से कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में अगर क्रेडिट करेंगे तो बेटा प्रॉफिट क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। बताइए, एक और क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, और आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मजा आ रहा है बस सकते। यस यस यस, सबने ठीक बताया, बिल्कुल ठीक। अमिता ने बताया इस बार इंक्रीज, पायल भी इंक्रीज बता रही है, उज्जवल इंक्रीज बता रहा है, वैभव भी बता रहा है, रितेश भी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब आप बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहे हो, अब मजा चल रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है बढ़िया तरीके से। चलिए तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूं। अब मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे खुद, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा करेंगे आप बेटा, खुद करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करना शुरू कर दीजिए जल्दी से। भैया फुल स्क्रीन कर देना इसको एक बार।
बेटा मैंने फुल स्क्रीन पे लगवा दिया, क्वेश्चन पूरा का पूरा आपके सामने है। क्वेश्चन 5 शुरू करिए, खुद करिए, प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज लिखिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, चेक करूंगा। आप पूरे 5 पॉइंट खुद कर रहे हैं, पहले जल्दी से कर रहे हैं सब। सुरेश लक्ष्मी नगर। बेटा ये पॉइंट्स बड़े हैं, मैंने जूम मैक्सिमम कर रखा है अपने पास, अदरवाइज ये फिर स्क्रीन से कट हो जाएगा, इसलिए पूरा स्क्रीन पे अवेलेबल है आपके। आई होप आप सबने पहला कर लिया होगा अब तक। अर्चित ने कर लिया है, वैभव ने भी कर लिया, गुड। सिमरन का भी हो गया, गुड बेटा गुड। अगर आपका हो गया, आप आगे वाले पॉइंट्स जल्दी से कंप्लीट करो, स्क्रीन पर रहेगा अभी ये, कंप्लीट करिए पूरे बाकी पॉइंट्स भी जल्दी से। वंश ने सारे कर लिए हैं, ऑल डन, गुड, ऑल पॉइंट डन। नीरज के भी सारे पॉइंट हो चुके हैं, वेरी गुड। सिमरन को लास्ट वाला समझ नहीं आया बेटा, कोई नहीं, अभी समझाते हैं बेटा सिमरन। अक्षत का भी आपका हो चुका है, ऑल डन, ऑल डन हो गया सर। अब चलिए, तो बेटा मैं शुरू करूं आपके साथ फिर। अब तो अब देखो, मैं आप स्क्रीन पर लेकर आऊं आपको, और मेरा फर्स्ट पॉइंट था बेटा क्या, कि रिटर्न ऑफ गुड्स बेटा वर्थ ₹500 बाय अ कस्टमर। कस्टमर रिटर्न कर रहा है, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय अ कस्टमर। अब स्क्रीन पे आपको आ गया आपके सामने। तो इट वर टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स। बेटा ये पहली बात तो ये कि ये आपका क्या लगता है क्या चीज है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? नहीं, ये तो आपका एक सिंपल सा कंप्लीट ओमिशन है। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैंने जानबूझ के एक पॉइंट डाला ताकि मिक्स लगे अब आपको। तो बेटा कस्टमर गुड्स रिटर्न कर रहा है, टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स, यानी कि गुड्स फिजिकली गोडाउन में पहुंच चुके हैं लेकिन आपने उनकी एंट्री नहीं कर रखी है। बेटा रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न की एंट्री बोलिए। फिफ्थ के फर्स्ट, यस वेरी गुड। क्या एंट्री होगी बेटा? सेल्स रिटर्न की एंट्री बन गई हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू
कस्टमर। और कितने अमाउंट से था ये बेटा? 500 रुपए से। अच्छा, इससे कोई प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा? नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में है, तो बेटा प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। चलिए, कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। अब है आपका बेटा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर सिमरन बेटा सेल्स रिटर्न लिखना है, सेल्स नहीं लिखना है, सेल्स रिटर्न आएगा। A credit purchase of goods worth rupees 1500 from Mohan and company was not passed in the books although the goods were taken into stock. गुड्स परचेज किए मोहन कंपनी से, फिर से एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है। क्या एंट्री होगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड कंपनी 1500 रुपए से। आई बात समझ में बेटा? और ये फिर से बेटा क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है, फिर से डेबिट हो रहा है, फिर से प्रॉफिट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? थर्ड पॉइंट पे चलेंगे बेटा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 500 बाय मोहन वॉज एंटर्ड इन दी परचेज रिटर्न बुक। बेटा बाय मोहन ने रिटर्न किया है, मतलब कि फिर से क्या? सेल्स रिटर्न थी, लेकिन इसे हमने रिकॉर्ड कर लिया परचेज रिटर्न बुक में। एक चीज सेल्स रिटर्न थी, उसे आपने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। बेटा सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न डेबिट टू, किससे किया बेटा? मोहन से किया। तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू मोहन, कितना अमाउंट था? 500 रुपए से। बट आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया? आपने इसे परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिया। तो मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न 500 से। रिवर्स करेंगे तो परचेज रिटर्न टू मोहन 500। अब चेक करिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल नहीं, कॉमन है लेकिन कैंसिल फिर भी नहीं हो रहा है। तो बेटा एंट्री क्या बनी? सेल्स रिटर्न डेबिट परचेज रिटर्न डेबिट टू मोहन, कितना 500 500 1000, दोनों नॉमिनल हैं, डेबिट हो रहे हैं। तो ये आपके प्रॉफिट को फिर से क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। बोलो बेटा, कोई डाउट तो नहीं इस बात से? डिक्रीज होगा सिमरन, डिक्रीज होगा प्रॉफिट आपका। आप इंक्रीज गलत लिख रहे हो। फोर्थ पॉइंट पे आ गए बेटा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है? फोर्थ पॉइंट है हमारे पास अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 800 टू सोहन। अब हम सोहन को हम रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि परचेज रिटर्न है, बट हमने उसे एंटर कहां किया? सेल्स रिटर्न बुक में किया। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए थी परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था। एंट्री होनी चाहिए थी सोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने से बेटा? अमाउंट कितना दिया है? 800 रुपए। और हमने एंट्री कर दी कहां पर? सेल्स रिटर्न टू सोहन 800 रुपए। रिवर्स करेंगे तो बेटा सोहन डेबिट टू सेल्स रिटर्न 800 800, फिर से कुछ कैंसिल नहीं होगा, फिर से डबल हो जाएगा। क्या एंट्री बनेगी बेटा? सोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। ये 1600, ये 800, ये 800। और ये आपके लिए नॉमिनल को क्या कर रहे हैं? ये नॉमिनल क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब आपका प्रॉफिट क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। यस, सब बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं इस वक्त पे। अब सबके आंसर बिल्कुल ठीक निकल रहे हैं। वेरी गुड। हाँ बेटा, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट कैसा है आपका? फिफ्थ पॉइंट है बेटा आपका ए बीआर, एक बिल था बीआर ऑफ ₹200 रिसीव फ्रॉम राम वॉज पास थ्रू दी बिल्स पेबल बुक। आपने एक बीआर बनाया था जिसको बिल्स पेबल में रिकॉर्ड कर लिया। बेटा बीआर बनाने की एंट्री क्या होती है? बीआर अकाउंट डेबिट टू राम, कितने का था?
200 रुपए का, बट इसको बिल्स पेबल रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री होगी राम डेबिट टू बिल्स पेबल 200 रुपए से, और अगर रिवर्स करोगे तो बीपी डेबिट टू राम 200 से। चेक करिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। बी आर डेबिट बीपी डेबिट टू राम, कितना कितना 200 200 400। हाँ क्या बोल रहे हो, डिक्रीज होगा? बेटा कुछ भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है। नो चेंज इन प्रॉफिट। बीआरबीपी एसेट लायबिलिटी अकाउंट होते हैं, इनकम एक्सपेंस थोड़ी होते हैं जो आप प्रॉफिट डिक्रीज बोल रहे हो। ये कोई नॉमिनल अकाउंट थोड़ी है बीआरबीपी। नो चेंज इन प्रॉफिट। गलत गलत, सिमरन गलत बोल रहे हो। शुभम गलत, हाँ शुभम ने ठीक बोला, नो चेंज, गुड। तो जब बीआरबीपी आ गया, ये देखो इसमें ना कोई इनकम अकाउंट है ना एक्सपेंस अकाउंट है, कोई नॉमिनल अकाउंट ही नहीं है, तो प्रॉफिट पे कैसे फर्क पड़ जाएगा? आई बात समझ में? ये ध्यान रखो, इन चीज के ऊपर ध्यान रखना है आपने। अब अल्टीमेटली अब क्या क्या फर्क पड़ा बेटा? फर्स्ट पॉइंट से क्या निकला था? फर्स्ट पॉइंट से निकला था 500 रुपए डिक्रीज, 500 डिक्रीज, 1500 डिक्रीज, 1000 डिक्रीज और 1600 क्रेडिट हुआ था। 500 डिक्रीज हुआ था, फिर 1500 भी डिक्रीज हुआ था, फिर 1000 रुपए भी डिक्रीज हुआ था, और फिर 1600 रुपए से इंक्रीज हुआ था। तो आपका जो अल्टीमेटली आया वो 1400 रुपए का लॉस आया, नेट जो लॉस निकल के आया। यानी कि अगर मैं सबका कंबाइन करके आपसे पूछूं तो 1400 रुपए का लॉस निकल रहा है, टोटल मिलाकर जो नेट आंसर निकलेगा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ सारी ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट लॉस कितना रहा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन से 500 का डिक्रीज हुआ था, सेकंड से 1500 का डिक्रीज हुआ था, थर्ड से 1000 का डिक्रीज हुआ था, फोर्थ से 1600 का इंक्रीज हुआ था, फिफ्थ में कोई चेंज था ही नहीं, तो टोटल मिला के 1400 का लॉस आ गया। बोलिए बेटा, कोई डाउट है बताइए मुझे। आई गेस हमारा ये एरर ऑफ प्रिंसिपल खत्म होता है यहां पर। अल्टीमेटली हमारा ये जब खत्म हो गया तो अब नेक्स्ट क्लास में हम एरर ऑफ कमीशन करेंगे, और एरर ऑफ कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट हेड है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट हेड है आपका। बहुत डिटेल में कराने वाला हूं, टेंशन फ्री रहना बिल्कुल। लेकिन आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूं। होमवर्क आपके लिए क्या होगा, हमारे नोट्स आप सबके पास हैं। हमारे नोट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये लीजिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा, पेज नंबर 28 पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के, और ये करने हैं आपने। ये कहां तक करने हैं? अब 24 तक करने हैं आपने। 24 तक एरर ऑफ प्रिंसिपल कंप्लीट करना है, ये होमवर्क है आपका। और जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए उसमें अगर कोई 1-2 पॉइंट छूट गया है तो वो करना है। ये सारे के सारे होमवर्क हैं आपके ऊपर तक। आई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? ये वाला पॉइंट, ये सारे के सारे होमवर्क हैं। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका, ऑल 24 पॉइंट्स। आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने वाला, मैं बता रहा हूं आपको। मैं एक एक चीज पे फोकस करके चल रहा हूं इसीलिए। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप ये 24 के 24 पॉइंट करके रखेंगे, जो भी डाउट होगा मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका होने वाला है एरर ऑफ कमीशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास के टाइमिंग आपको अभी लॉ की क्लास के टाइमिंग के बाद चल जाएंगे। हो सकता है कि कल मेरी क्लास भी हो अकाउंट्स की कल भी क्लास हो सकती है, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स वाले सर की क्लास तबीयत ठीक नहीं हुई है, तो मैं भी कल सुबह क्लास ले सकता हूं आपके लिए आकर। तो ध्यान रखिएगा, कल भी क्लास हो सकती है आपकी। वो आपको मैसेज मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, हमारे चैट के थ्रू। लॉ की क्लास में मैसेज मिल जाएगा कि कल मेरी अकाउंट्स की क्लास है या नहीं है। ठीक है, चलते हैं फिर बेटा। अब आपकी लॉ की क्लास है 10 मिनट के ब्रेक के बाद, 10 मिनट के बाद शुरू करते हैं लॉ की क्लास के टाइम पे। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, बाय बाय।